सभी को मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। और हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, उसके बारे में हम समझते हैं। इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट? लेट अस एक्सप्लोर विद एन एक्टिविटी। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। तो क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन होता है या फिर कोई रिलेशन होता है, उसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सेट अप अ सर्किट डायग्राम एज शोन इन फिगर 11.2 कंसिस्टिंग ऑफ अ निक्रोम वायर एक्स वाई ऑफ लेंथ से 0.5 मीटर। एक निक्रोम वायर लेना है जिसकी जो लेंथ आपको दी गई है वो कितनी दी गई है, 0.5 मीटर, मतलब आधे मीटर जितना आपको एक निक्रोम वायर लेना है, ये वाला निक्रोम वायर एक्स वाई। ठीक है। वोल्ट मीटर एंड 4 cells of 1.5 volt each. Nichrome is an alloy of nickel, chromium and manganese and iron. ठीक है। अब निक्रोम जो होता है ना, जनरली 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निक्रोम के कंस्ट्रेंट कौन कौन से हैं, तो इसको याद कैसे रखना है, ध्यान से देखिएगा। हम बात कर रहे हैं किसकी, निक्रोम की। तो निकल, Ni फॉर निकल, CH फॉर क्रोमियम, मैंगनीज जो होता है वो आपका हो जाएगा M से, और आयरन आपको याद रखना है। तो ये इसके कंस्ट्रेंट है। इनका क्या है, ये एलॉय है। एलॉय मतलब प्रॉपर अमाउंट में सभी को अगर मिक्स किया जाए तो उसे हम एलॉय कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से। बहुत बार पूछा जाता है, इसको एक बार अच्छे से आप समझ लीजिएगा। निक्रोम इज एन एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन मेटल्स। फर्स्ट यूज ओनली वन सेल एज द सोर्स इन द सर्किट। ठीक है, आपको क्या करना है, सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह का है कि आपने एक एक्स वाई लेंथ का निक्रोम वायर लिया, फिर एक वोल्ट मीटर उसके साथ लगा दिया, एक एमीटर आपने लगा दिया, और इस तरह से बैटरी लगा दी 4। तो पहले आपको क्या करना है, एक बैटरी लगाना है और फिर करंट चेक करना है और वोल्टेज चेक करना है। उसके बाद 2 बैटरी लगाओगे आप, फिर करंट और वोल्टेज चेक करोगे, फिर 3 बैटरी लगाओगे, फिर करंट और वोल्टेज चेक करोगे, फिर 4 बैटरी लगाओगे और फिर करंट और वोल्टेज चेक करोगे। इस तरीके से आप जो सारा जो बैटरीज हैं उनको एक एक करके आपको चेक करना और देखना है करंट और वोल्टेज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। नोट द रीडिंग इन द ammeter I for the current and reading of the voltmeter V for the potential difference across the nichrome wire XY in the circuit. Tabulate them in the table given. नेक्स्ट, कनेक्ट 2 cells इन द सर्किट एंड नोट द रिस्पेक्टिव। मतलब पहले क्या किया आपने, एक सेल लगाया पूरे सर्किट में। ठीक है, 4 सेल है हमारे पास, 4 में से एक कनेक्ट किया, और फिर बाद में आपने एमीटर में जो करंट शो हो रहा है वो, और वोल्ट मीटर में वोल्टेज जो शो हो रहा है वो, दोनों नोट डाउन किए। फिर 2 बैटरी लगाई, 2 बैटरी लगाने के बाद फिर आपने करंट और वोल्टेज मेजर किया, फिर 3 बैटरी लगाई, फिर करंट एंड वोल्टेज मेजर किया, और फिर 4 बैटरी लगाई, फिर करंट एंड वोल्टेज मेजर किया। इस तरीके से 1 बाय 1 आपको सभी को अप्लाई करना है, और फिर बाद में देखना है कि क्या क्या चेंजेस वहाँ पर हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, in this activity you will find that approximately the same value for V by I is obtained in each case. जब आप इसको देखोगे तो आप पोटेंशियल और जब करंट का रेशियो लोगे तो आप देखोगे कि वहां पर एक फिक्स रेट के साथ इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब जितना, कहने का मतलब ये हुआ कि जितना करंट इंक्रीज हो रहा है उसी अमाउंट में वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो मतलब कहीं ना कहीं वोल्टेज और करंट के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। Thus, the VI graph is a straight line that passes through the origin of the graph as shown in figure. Thus, V by I is a constant ratio. ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं इस चीज को। भाई 0.1 एम्पियर पे आपका कुछ यहां पर था, ये वैल्यू 0.1 एम्पियर की जब आप बात कर रहे हो तो ये वैल्यू यहां पर थी। जैसे जैसे आपका करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ रहा है, और यही वजह है कि आपका जो ग्राफ बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। इसका मतलब V बाई आई, V और I जो है हमेशा इक्वल अमाउंट से इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। ठीक है, और V बाई आई जो होता है वो एक रेशियो है, कांस्टेंट रेशियो के साथ मूव करते हैं। अब उसी कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया R। In 1827, a German physicist, George Simon Ohm, found out the relationship between the current I flowing in a metallic wire and the potential difference across the terminals.
The potential difference V across the ends of given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. अब एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है कि जैसे एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज बढ़ रही है। V और I को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब कि अगर वोल्टेज अगर इंक्रीज हो रहा है तो करंट भी इंक्रीज होगा, वोल्टेज अगर डिक्रीज होगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। मतलब एक वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ ही दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ठीक है, ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब इसके बाद आते हैं, ये किसने बताया था, जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था कि ऐसा कुछ होता है। अब इसके बाद आते हैं, इसको रिप्रेजेंट भी किया गया है, आप देख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ये इस तरीके से दिया गया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ये I को अगर आप नीचे ले जाओगे तो V बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और उस कांस्टेंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया R से। किससे रिप्रेजेंट किया, R से। जो V बाई आई था उसकी कांस्टेंट लिखा था हमने, उस कांस्टेंट को हमने नाम दिया R। अब ये R क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। ये इस I को आप इधर लेके गए, ठीक है, जो मल्टीप्लाई में था वो जो डिवीजन में था वो मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका V इज इक्वल टू आई आर, जिसको आप नाम दोगे वीर, वीर का नाम दोगे तो आपको इजीली याद रहेगा, V इज इक्वल टू आई आर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। इन इक्वेशन 11.4 R is a constant for the given metallic wire at a given temperature and is called its resistance। ठीक है, R जो होता है एक मेटेलिक वायर में सेम टेम्परेचर पर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का जो बेसिक मीनिंग होता है किसी चीज को आगे बढ़ने से रोकना। अब रेजिस्टेंस किसको रोकता है, रेजिस्टेंस करंट को रोकता है। जैसे फर्स्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि जैसे आप अपने पंखे का एक रेगुलेटर मूव करते हैं, ठीक है, तो उसमें 5 इंडिकेशंस लगे हुए होते हैं। भाई ये रेगुलेटर है, इस तरीके से 5 इंडिकेटर, 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से होता है। आप जब पहले नंबर पर आप अपने रेगुलेटर को कर रखते हैं, रेगुलेटर का जो स्विच है उसको पहले नंबर पर रखते हैं तो आपका पंखा बहुत स्लो चलता है। दूसरे पे रखते हैं तो थोड़ा फास्ट होता है, तीसरे पे और, चौथे पे और, पांचवे पे एकदम फुल फास्ट हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों, भाई ये वायर है, इस वायर से करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर आपका इससे कनेक्ट होके यहाँ पर आपका फैन है मान लो। अब जब आपने पहले पर रखा तो ये क्या करेगा, वायर से जो करंट आ रहा है वो तो प्रॉपर अमाउंट में आ रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस इतना बढ़ा देगा, रेजिस्टेंस मतलब जो रोकने की वस्तु है, तो ये रेजिस्टेंस इतना बढ़ा देगा कि करंट बहुत कम अमाउंट में यहाँ तक पहुंचेगा। तो पंखे तक जो करंट पहुंचेगा वो बहुत कम अमाउंट में पहुंचेगा, जिसकी वजह से उसी स्पीड में आपका पंखा चलेगा। जब आप 2 नंबर पर करते हैं तो करंट की जो अमाउंट है वो थोड़ी और बढ़ा दी जाती है, तो पंखा थोड़ा और तेज चलता है। और जब 5 नंबर पर पंखे को कर देते हैं, 5 नंबर पर रेगुलेटर को कर देते हैं, तो फुल करंट जो यहाँ से आ रहा है वो पूरा का पूरा इसमें जा रहा है, पंखे तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से आपका पंखा जो है फुल स्पीड में चलता है। तो रेगुलेटर एक्चुअली क्या करता है, वही काम करता है। जब आप 1 नंबर पे अगर रेगुलेटर को रखते हो तो उसमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस होता है, जिसके 0 नंबर पर हाईएस्ट होता है, जिसकी वजह से करंट बिल्कुल भी जा ही नहीं पाता। और 1 नंबर पे आप रखोगे तो उसमें क्या होता है, वो बहुत कम करंट को जाने देता है। जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। और 5 नंबर पर जब आप रेगुलेटर को रखते हो तो पूरा जो करंट है वो पास होता है, जिसकी वजह से आपका पंखा काफी तेज चलता है। R is a constant for a given metallic wire at a given temperature and is called resistance. It is the property of a conductor to resist the flow of charges through it. Charges, current charges जो होते हैं उसको flow करने की property होती है। Its SI unit is ohm, और उसकी जो SI unit है वो क्या है, ohm है। Represented by the Greek letter ohm according to Ohm's law, R is equal to V by I। अब ये कैसे हुआ भाई, हमने अभी फॉर्मूला देखा V by I, ये होता है आपका कांस्टेंट, तो उसको हमने लिखा V इज इक्वल टू V by I इज इक्वल टू R। तो हमारा फॉर्मूला बन गया V इक्वल टू आई आर, बराबर, यहां तक तो ठीक है। अब V इक्वल टू आई आर हमारा फॉर्मूला बना, तो R को अगर हम रख लें यहां पर तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा V बाई आई इक्वल टू जो पहला शुरुआती फॉर्मूला था वही, ठीक है, कुछ नया इसमें हमने नहीं किया, ठीक है। V बाई आई इक्वल टू R। If the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm, that is 1 ohm। ठीक है, अब इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है, जैसे R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई,
तो V आपका हो गया 1 वोल्ट, करंट को हम मेज़र करते हैं 1 एम्पियर में, तो ये हो जाए आपका 1 रेजिस्टेंस का 1 ओम का। ये हमने पहले भी देखा है, जनरली हम क्या करते हैं, जो उनकी वो क्या नाम है यूनिट है, ऐसा यूनिट वो हम लिख देते हैं और सबके आगे 1 लगा देते हैं, जिसकी वजह से एक स्टैंडर्ड मेथड हमारे पास बन के आ जाता है। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, तो I इज इक्वल टू वी बाई आर, मतलब इसी फॉर्मूले को आपको याद अलग अलग नहीं रखना, V बाई आई, V इज इक्वल टू आई आर है, इसको याद रखना है। I के टर्म्स में यूज करना है तो आप R को नीचे ले जाओगे तो ये बन जाएगा V बाई आर, और R के टर्म्स में यूज करना है तो I को नीचे ले जाओगे तो ये हो जाएगा V बाई आई। तो बस यही फॉर्मूला है, उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर I के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, आप जिस भी टर्म्स में रिप्रेजेंट करोगे वो इतना ही कारगर होगा। ठीक है, it is obvious from equation 11.7 that the current through a resistor is inversely proportional to its resistance। ठीक है, करंट जो होता है रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से इस वैल्यू से ये पता चल रहा है कि करंट जो है रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जब था तो वो क्या था, आमने सामने थे। अब यहाँ देखो, ये आपका न्यूमरेटर में है, ये आपका डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब क्या हो गया, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन रिलेशन का मीनिंग क्या होता है, I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, इसको ऐसे लिखा जाता है। इसका मीनिंग अगर आपका करंट बढ़ेगा तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर करंट आपका कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर, ये आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अब ये एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। भाई सपोज करो कि अगर रेजिस्टेंस मैंने क्या लिया, 1 लिया, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग I मेरा क्या आ जाएगा, 1। रेजिस्टेंस अगर मैं 2 लेता हूं तो I इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई आर अगर हम मान लेते हैं एक पल के लिए, तो I क्या हो जाएगा, 0.5। ठीक है, R अगर हम 3 लेते हैं तो I आपका हो जाएगा 0.33। अब इसको थोड़ा सा अलग वे में लिखते हैं। भाई यहां पर मैंने लिखा, 1 मिनट, यहां पर मैंने लिखा R, यहां पर लिखा I। जब R 1 था तो I भी क्या था, 1। R को हमने 2 किया तो ये हो गया 0.5, R को हमने 3 किया तो ये हो गया 0.33। कैसे हुआ, मैंने पीछे सॉल्व करके बताया। ये 4 था तो ये हो गया 0.25। अब देखो, जैसे जैसे इसको बढ़ा रहे हो तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले 1 था, फिर उसका आधा हो गया, फिर उसका तीसरा हिस्सा हो गया, फिर चौथा हिस्सा हो गया। मतलब जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपका करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसी को कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इस तरीके से, इस फॉर्मूले से हम ये कह सकते हैं कि करंट और रेजिस्टेंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं एक दूसरे के। In many practical cases, it is necessary to increase or decrease the current in an electric circuit. A component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance। ठीक है, ऐसा अब कई जगह ऐसी होती है जहां पर करंट को हमें इंक्रीज भी करना होता है, डिक्रीज भी करना होता है। ठीक है, तो जहां पर हम करंट के फ्लो को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, करंट के फ्लो को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं मतलब रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। समझ में आया, रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर रहे हैं। तो जो ऐसा एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकता है उसे हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो आपका जो रेगुलेटर होता है फैन के लिए, इलेक्ट्रिक रेगुलेटर होता है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, उसमें आप कम ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब 1 नंबर पे था तो रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, 5 नंबर पे है तो रेजिस्टेंस बिल्कुल ही कम है। ठीक है, तो ये जो आपका होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए जो डिवाइस होता है उसको हम रियोस्टेट कहते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, जो रेजिस्टेंस को चेंज करे, रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करे। भाई कम रेजिस्टेंस है, जैसे आप मिक्सी ग्राइंडर यूज करते हो, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि भाई उसमें 3 नंबर होते हैं। पहले नंबर पर करोगे तो एक बहुत कम स्पीड में चलेगा, 3 नंबर पर बहुत ज़्यादा स्पीड में चलेगा। मतलब वो क्या है, आपका रेजिस्टेंस है कम ज़्यादा हो रहा है। पहले नंबर पे ज़्यादा रेजिस्टेंस था, दूसरे नंबर पे कम, तीसरे नंबर पे और कम रेजिस्टेंस हो गया। तो ये जो वेरिएबल हो रहा है रेजिस्टेंस का, उसी को हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट। We will now study about electrical resistance of a conductor with the help of following activity। क्या होता है, take a nichrome wire, a torch bulb, a 10 watt bulb and an ammeter, 0 to 5 a range, a plug key and some connecting wires. Set up the circuit by connecting 4 dry cells of 1.5 each in series with an ammeter, leaving a gap XY in the circuit as shown in figure 11.8।
4। इस तरह की एक सर्किट आपको बनानी है। एक आपने इस तरीके से एक एमीटर ले लिया, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ एक्स वाई वाला जो जगह है उसको खाली रख दिया है। यहाँ पर आपने एक लिया, 4 बैटरी ली की जो ऑन ऑफ करने के लिए, एक निक्रोम वायर ले लिया, एक आपने 10 वॉट का बल्ब ले लिया और एक टॉर्च बल्ब ले लिया, छोटे से जो एलईडी टाइप का आता है वो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द निक्रोम वायर इन द गैप एक्स वाई, प्लग द की, नोट डाउन द एमीटर रीडिंग, टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग, ऑलवेज टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग आफ्टर measuring the current through the circuit, replace the nichrome wire with the torch bulb in the circuit and find the current through it by measuring the reading of the ammeter. Now repeat the above step with the 10 watt। मतलब आपको करना क्या है, इस तरीके से आपने जगह खाली छोड़ी, ये इतनी जगह खाली छोड़ी, इसमें पहले आपको निक्रोम वायर रखना है और उसके बाद एमीटर की रीडिंग चेक करनी है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। उसके बाद 10 वोल्ट का बल्ब आप यहाँ पर रखोगे इस जगह पर, और उसके बाद करंट की रीडिंग चेक करोगे। फिर टॉर्च बल्ब जो है उसके अंदर करंट की रीडिंग चेक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि करंट जो है कितना फ्लो हो रहा है और किस तरीके से फ्लो हो रहा है। समझ में आया, किस में ज़्यादा फ्लो हो रहा है, किस में कम फ्लो हो रहा है, वो आप देख सकते हो। In these activity, we observe that the current is different for different components. Why do they differ? Certain components offer an easy path for the flow of electric current, while the others resist the flow. We know the motion of electrons in an electric circuit constitutes an electric current. The electrons, however, are not completely free to move within a conductor. They are restrained by the attraction of the atoms among which they move. Thus, motion of electrons through a conductor is retarded by its resistance. A component of a given size that offers a low resistance is a good conductor. A conductor having some appreciable resistance is called resistor. A component of identical size that offers a high resistance is a poor conductor. An insulator of the same size offers even high resistance. अब यहाँ होता क्या, सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं अलग अलग तरीके से रेजिस्टेंस फ्लो करते हैं। निक्रोम वायर में जब आपने यहाँ पर निक्रोम वायर को आपने लगाया तो वहाँ पर रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि वो करंट को पास ही नहीं होने दे रहा, जिसकी वजह से करंट जो है एमीटर जो रीडिंग शो कर रहा था काफ़ी कम शो कर रहा। 10 वॉट का जब बल्ब था तो वहाँ पर करंट आराम से फ्लो हो रहा है, ठीक है। और जब टॉर्च बल्ब है तो वहाँ भी करंट आराम से फ्लो हो रहा है। तो जो कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर, किस बात पर डिफाइन होता है कि किसी भी मेटल में उसके जो एटम्स होते हैं वो भी एक फोर्स लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स पर, जिसकी वजह से वहाँ पर एक रेजिस्टेंस पैदा होता है। अब जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ये रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है वो होता है पुअर कंडक्टर, और जिसके अंदर ये रेजिस्टेंस कम होता है, कौन सा, एटम्स का एक दूसरे पर, एटम्स का इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो रेजिस्टेंस होता है वो, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। एटम्स का इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी की हम बात कर रहे हैं। वो अगर किसी मेटल में या फिर किसी भी चीज़ में, किसी भी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका पुअर कंडक्टर हो जाएगा। और जिसमें कम है, ये फोर्स कम है, इसकी वजह से अगर कम है इसका मतलब क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो कर पाएंगे। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में एटम्स का इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो अट्रैक्शन है वो कम है तो वो क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर पाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम लगेगा, और ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कंडक्टर, ठीक है। और जिसमें ये अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाएंगे, और नहीं फ्लो कर पाएंगे तो उसे हम कहते हैं पुअर कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होता है, जिसके अंदर बहुत ही कम करंट फ्लो होता है, मतलब उसका अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर है ये चीज़, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कंडक्टर जो और कोई भी चीज़ इंसुलेटर नहीं होता है, ठीक है। इंसुलेटर का मतलब होता है कि जिसके अंदर से करंट बहुत ही कम फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन इतना कम फ्लो हो रहा है कि आप उसे, मतलब आपको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्लियर है ये चीज़, तो यही होता है एक कंडक्टर, पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब जिसमें बहुत अच्छे से करंट फ्लो हो पा रहा है उसको आप कंडक्टर कहोगे। क्यों, क्योंकि उसका एटम्स का और इलेक्ट्रॉन्स का जो अट्रैक्शन फोर्स है काफ़ी कम है। अगर आप नॉन कंडक्टर की बात करते हो या फिर पुअर कंडक्टर की बात करते हो तो वहाँ पर जो एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो फोर्स है काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर उनका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो पाता, और उसी को हम पुअर कंडक्टर कहते हैं। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन होती है। जनरली हमने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा है कि करंट जो होता है अच्छे से फ्लो कर पा रहा है तो कंडक्टर है, नहीं कर पा रहा है तो वो पुअर कंडक्टर है। हालांकि हर एक ऑब्जेक्ट में से करंट फ्लो होता है, और कंडक्टर में से भी सारा करंट फ्लो नहीं होता, कुछ ना कुछ करंट, कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल कहीं ना कहीं वेस्ट होते हैं, और यही वजह होती है कि आपका जो वायर होता है वो गर्म हो जाता है। समझ में आया? तो यहाँ तक आज हम रखते हैं।
इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।